दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो पाया, भारतीय अर्थव्यवस्था क्यों बहुत ज्यादा खराब स्थिति में चली गई और जो हमारा किसान वर्ग था वो क्यों इतना ज्यादा गरीब होता चला गया। उसके संदर्भ में सब कुछ हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 का ये नेक्स्ट वीडियो है। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी प्रणाली की, एक ऐसे सिस्टम की, लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, जिसने किसानों का गला घोंट दिया और वहीं जमींदार जो वर्ग था उसको बहुत ज्यादा धनी संपन्न बना दिया। ये उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट था। बट नेगेटिव एस्पेक्ट ये था कि वो हो गए आलसी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि इंडस्ट्रीज भी लगाई जा सकती हैं, उससे बहुत ज्यादा हम मुनाफा भी कमा सकते हैं। क्योंकि सेम टाइम पर यूरोप जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, वहीं इंडिया में क्या हो रहा था कि जिनके पास पैसा था वो कभी सोचते ही नहीं थे। उनका सीधा सा पर्पस ये था कि जो है लैंड में, यानी कि जमीन में जो है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही ज्यादा आपको लगान वसूलने का मौका मिलेगा और आप धीरे धीरे जो है अमीर होते चले जाओगे। सो ये जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी 1793 की, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है लागू किया गया, इसमें जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया। यानी कि जमींदारों से सीधे सीधे बोल दिया गया, भाई तुम हमें जो है रेवेन्यू यहां से जनरेट करके दोगे, लगान तुम वसूलोगे, उसका 10/11 भाग हमें दोगे और 1/11 भाग अपने पास रखोगे। अगर तुम एक्स्ट्रा वसूलते हो तो वो पैसा तुम्हारा, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। ठीक है। तो यहां पर जो ये स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया। और लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, परती आदि जो भूमि निर्धारण था वो हो नहीं पाया था, जिसकी वजह से बहुत कानूनी विवाद हुए। यानी कि यहां पर ये तो करा गया कि परमानेंट सेटलमेंट करा गया, लेकिन किस जमीन पर जो है रेवेन्यू जनरेट करना है, कहां पर लगान वसूल करना है, कौन सी ऐसी भूमि है जिस पर लगान वसूल नहीं करना है, ये सारी चीजें क्लियर करी ही नहीं गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर कानूनी विवाद भी हुए इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि जमींदार और कृषक, इनके बीच में बहुत ज्यादा मिडिलमैन आ गए। मतलब अभी तक जमींदार जो थे वो काम करते थे अंग्रेजों के लिए, और मतलब अंग्रेजों और किसानों के बीच में, लेकिन अब जमींदारों ने भी छोटे छोटे से वर्ग बना दिए जो कि उनके लिए काम करते थे। मतलब अब यहाँ पर ब्रिटिश, उसके बाद जमींदार, उसके बाद बीच में मिडिलमैन और उसके बाद बेचारा हमारा किसान। अब ये जो मिडिलमैन थे ये और ज्यादा खून चूसते थे। पहले तो जमींदार चूस रहा था, अब ये मिडिलमैन और ज्यादा खून चूसने लगे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, किसानों की जो समस्याएं थी वो और ज्यादा बढ़ने लगी। आप जो ये नोट्स देख रहे हो ये घटना चक्र के समराइज नोट्स हैं। आपको बता दें, अगर आप चाहें तो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इन नोट्स को ले सकते हो। इसमें सारे नोट्स शामिल हैं, यानी कि जो चैप्टर नोट्स हैं वो इसके अंदर है। इसके अलावा जितने एमसीक्यू दे रखे सबका डिस्क्रिप्शन इसके अंदर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ऑब्वियसली बात है कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था 1793 का, इसमें ये चीज करी ही गई थी कि जमींदारों को राइट्स दिए गए थे कि तुम जाओ वसूल करो। ठीक है। और इसके वजह से क्या हुआ, जमींदार जो थे एकदम छुट्टा बैल की तरह काम करते थे। उनको किसानों का खून चूसना था, उनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना था ताकि उनकी अर्निंग और ज्यादा बढ़ जाए। जो अंग्रेजों को देना था वो तो देना ही था, जो फिक्स अमाउंट था। उसके अलावा जो ऊपर से वसूलते थे वो अपने पास रखते थे। अब यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट लाया गया 1859 में। लास्ट सेशन में भी मैंने इसके संदर्भ में बात करी थी कि 1857 की जब क्रांति हुई, इसके बाद जो है अंग्रेजों को ऐसा लगा कि यार कुछ यहाँ पर किसानों को दिखाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करा तो यहाँ पर फिर से विद्रोह होने की संभावना है, किसान बागी हो सकते हैं। तब ये रेंट एग्रीमेंट लाया गया जो कि सिर्फ एक झुंझुना मात्र था, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। अब ये जो था, इसके पारित होने से पहले बहुत सारी हिंसक घटनाएं भी हुई थी, उन्हीं को देखते हुए इसको लेके आया गया। तो उसमें सबसे बड़ी बात थी क्या, 1857 का जो रिवॉल्ट था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार जो थे वो छोटे पूंजीपति यानी कि भद्र नवाब थे। आगे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। इसतमारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बिस्वेदारी, ये अलग अलग नाम थे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के ही। किन क्षेत्रों में इसको लागू किया गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस तक इसको जो है लागू किया गया। इसके बाद ब्रिटिश भारत का कितना क्षेत्रफल था जो इसके अंतर्गत आता था, तकरीबन 19%। जितने फैक्ट्स आप यहां पर देख रहे हो इसके अलावा आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी जो है वो घोषित कर दिया गया। लगान में हिस्सेदारी की बात करें तो कंपनी 10/11 भाग लेती थी और 1/11 भाग जो है भूस्वामी को दिया जाता था। ये पहला सिस्टम था जिसको अभी हमने देखा, जो कि था आपका स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था की। जैसे जैसे यहाँ पर आप लोगों का एंगेजमेंट बढ़ता चला जाएगा, वीडियो की लेंथ भी मैं इंक्रीज करता चला जाऊंगा। तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।